गुड मॉर्निंग क्लास। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बाउंड्री कंडीशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो दो पैरामीटर्स हम लोग डिफाइन करते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग ई से डिफाइन करते हैं, दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग डी से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ई और डी के टर्म्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उन्हें डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर बाउंड्री कंडीशन है तो किस किस तरीके की बाउंड्री हो सकती है, तो कुल मिला जुला करके हमारे पास जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करेगी, दो तरीके के मटेरियल होंगे। एक तो होगा डाइलेक्ट्रिक और दूसरा होगा कंडक्टर। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर के केस में हम लोग जो भी कंडीशंस हैं उन्हें बनाएंगे। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर के केस में भी हमें समझना होगा कि एक तो हो सकता है डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस हो जिसमें दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक हों। तो डाइलेक्ट्रिक का जो पैरामीटर है वो एप्सिलॉन R1 और एप्सिलॉन R2 से हम लोग डिफाइन करेंगे। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस होगा। फिर दूसरे बाद हम लोग कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस को डिस्कस करेंगे और फिर कंडक्टर एंड फ्री स्पेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्री स्पेस के केस में एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बाउंड्री कंडीशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, बाउंड्री कंडीशन में तो इसको पूरे का पूरे डिस्कस करने के लिए हमें दो इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमें ये जो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, ये जो मैक्सवेल का इक्वेशन है, दैट इज इंटीग्रेशन इक्वल्स टू ई डॉट डी एल दैट इज इक्वल्स टू 0। एक तो ये इक्वेशन यूज़ होगा और दूसरा इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड, ये यूज होगा। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी भी पर्टिकुलर सरफेस के लिए एक बार हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल लगाएंगे, एक लूप बना करके, और फिर हम लोग एक सरफेस बना करके उसमें इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस लगाएंगे। ठीक, अब कोई भी कंपोनेंट अगर कहीं पर भी प्रेजेंट होगा तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा और दूसरा नॉर्मल कंपोनेंट होगा। तो ई टी एंड ई एन होगा और ये दोनों के दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मीन्स ऑर्थो नॉर्मल होंगे। एक तरीके से अगर मैं दिखाऊं तो अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है तो ये कंपोनेंट टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा और ये कंपोनेंट जो होगा जो इसके परपेंडिकुलर आएगा दैट विल बी नॉर्मल कंपोनेंट। तो ई टी और ई एन इस तरीके से दो कंपोनेंट हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे। वैसे ही डी के भी कंपोनेंट डिफाइन होंगे। अगर कहीं पर भी डी डिफाइन हो रहा है तो उस तरीके से यहाँ पर डी टी एंड डी एन टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन होगा, डी टी एंड डी एन। ओके, तो अब हमारे पास दो सरफेसेस पड़े हुए हैं। एक जैसे कि अगर हम लोगों ने माना कि ये आपके पास एक सरफेस है। ठीक, अगर हम लोगों ने कहा कि ओके दिस इज़ मीडियम 1 एंड दिस इज़ मीडियम 2। ओके, ये आपके पास मीडियम 1 है और दूसरा आपके पास मीडियम 2 है। मीडियम 1 में अगर हम लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ E1, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ E1। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा दैट विल बी गिवन एज ET1, दिस विल बी गिवन एज ET1। ठीक है, और ये जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा दैट विल बी गिवन बाई EN1। ओके, और इसे हम लोग जो प्रॉपर्टी जिसे डिफाइन कर रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन R1 इज, और यहाँ पर जो हम लोग प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं दैट इज एप्सिलॉन R2। ठीक, वही जो सेकंड मीडियम है अगर उसमें हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने कहा E2 है। ठीक, इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट जो यहाँ पर आ रहा होगा एक तरीके से यहीं पर आ रहा होगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इसे कहेंगे ET2, दिस विल बी गिवन एज ET2। ठीक है, और जो नॉर्मल कंपोनेंट आ रहा होगा दैट विल बी गिवन बाई EN2। इस तरीके से ये नॉर्मल कंपोनेंट होगा। तो इस तरीके से कोई भी कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट को डिफाइन कर रहे हैं तो एक तरीके से यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ET1 प्लस EN1। जैसे E2 को जब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो ET2 एंड EN2। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो सरफेस डिफाइन कर रखा है वहाँ पर एक बाउंड्री पर हम लोग एक पाथ ट्रेस करते हैं एंड दैट पाथ विल बी गिवन बाई ABCD। इस पाथ पर हम लोगों ने यहाँ पर जो लेंथ ट्रेस की उसे कहा डेल्टा H और यहाँ पर जो लेंथ हम लोगों ने कंसिडर की दैट विल बी कॉल्ड डेल्टा W। ठीक, अब डेल्टा H एंड डेल्टा W के हिसाब से हम लोगों ने पाथ को ABCD नाम दिया है। तो इस तरीके से ये हुआ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर
सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल लगाएंगे। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल क्या होता है, ज़ीरो, तो जीरो लिख लिया। सबसे पहले ए से बी गए, तो ए से बी गए तो यहाँ पर बताइए कंपोनेंट कौन सा है, ए से बी ई टी वन, ई टी वन, और किससे मल्टीप्लाई हुआ, कितनी लेंथ चल रहा है, डेल्टा डब्ल्यू, तो ई टी वन डेल्टा डब्ल्यू हो गया। ठीक, फिर उसके बाद बी से सी गए, डी से सी में आधा गए, क्योंकि ऊपर वाले में ही कंपोनेंट जो होगा वो आपका ई एन टू होगा। ओके, लेकिन वो अपर डायरेक्शन में होगा, हमें ई एन टू नीचे वाले डायरेक्शन में चाहिए, सॉरी ई एन वन होगा, वो ऊपर की तरफ होगा, हमें नीचे चाहिए, तो ई एन वन इंटू डेल्टा एच बाई टू किया और माइनस साइन के साथ। ठीक, वहीं इसके आधे वाले में अगर आएंगे तो यहाँ पर भी देखिए फिर ई एन वन ऊपर की तरफ है। ठीक है, फिर डायरेक्शन उल्टा जा रहे हैं, यहाँ पे बी से सी नीचे की तरफ आ रहा है, तो माइनस ऑफ ई एन टू डेल्टा एच बाई टू। ठीक, फिर इसके अपोजिट साइड में है, अपोजिट साइड में से क्या हो गया, ई टी टू डेल्टा डब्ल्यू, सो ई टी टू इस डायरेक्शन में है। ठीक है ना, और हमारा और जो बात है सी से डी वो इस डायरेक्शन में है, तो इस तरीके से फिर हम लोगों ने माइनस से मल्टीप्लाई किया। ठीक, फिर ऊपर की तरफ जाते हैं, ई एन टू डेल्टा एच बाई टू। ठीक है, और फिर ऊपर के पार्ट में ही है ई एन वन डेल्टा एच बाई टू। तो इस तरीके से ये सारे के सारे ठीक है। अब हम लोग अगर देखेंगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल होते हुए हमें देखेंगे, जैसे कि ई एन वन डेल्टा एच बाई टू यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट होता हुआ दिखेगा, ई एन टू डेल्टा एच बाई टू यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट होता हुआ दिखेगा, ई टी वन एंड ई टी टू इक्वल हो जाएगा, तो इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा ई टी एन वन इक्वल्स टू ई टी टू। मतलब डायलेक्ट्रिक इंटरफेस पे जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होते हैं, दीज बोथ टेंजेंशियल कंपोनेंट विल बी इक्वल। ओके, फिर इस तरीके से अगर हम लोग डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई डिफाइन करते हैं, तो ई इक्वल्स टू डी बाई एप्सिलॉन वन डिफाइन करेंगे, तो डी टी वन डिवाइड बाई एप्सिलॉन वन एंड डी टी टू डिवाइड बाई एप्सिलॉन टू। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा आपका डी टी वन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन वन, डी टी टू डिवाइड बाई एप्सिलॉन टू। तो इस तरीके से टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वल होता है, वहीं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है वो डायलेक्ट्रिक इंटरफेस में इक्वल होता है, वहीं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है वो चेंज होता है। और कैसे चेंज होता है, वो रेशियो के हिसाब से चेंज होता है, मीन्स दैट विल डिपेंड अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, एप्सिलॉन R1 एंड एप्सिलॉन R2 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक, अब उसी तरीके से जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, ठीक, अब हम लोग डी के लिए सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे, बिकॉज हमें इंटीग्रेशन ऑफ ई डी डॉट डी एस लगाना है एंड डी डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड हमें डिफाइन करना है। ठीक है, इस तरीके से अगर हमें डिफाइन करना है तो एक बार फिर मैं यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर दो मीडियम बना दे रहा हूँ, ठीक है, अगर ये ऊपर वाले को मैंने कहा 1 है और नीचे वाला अगर मैंने कहा 2 है, ठीक है, ऊपर वाला मैंने कहा 1 है और नीचे वाला मैंने कहा 2 है। ठीक, इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर ये D1 को डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है, और D1 में जो यहाँ पर मैं चीज़ें डिफ़ाइन कर रहा हूँ, D1D हो गया, और यहाँ पर बताइए क्या आ जाएगा, दिस विल बी D1N हो जाएगा। वैसे यहाँ पर जब चीज़ें D2 डिफ़ाइन होंगी तो D2 होगा, इसी तरीके से D2 होगा, और ऐसे यहाँ पर D2N होगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक सिलेंडर डिफाइन करेंगे। ठीक, और हम लोगों ने यहाँ पर एक सिलेंडर डिफाइन कर दिया। ठीक, दिस इज सिलेंडर। ठीक, यहाँ पर जो वैल्यू है एप्सिलॉन R1 है और यहाँ पर जो वैल्यू है दैट इज़ एप्सिलॉन R2। ठीक, यहाँ पर जो हम लोगों ने सरफेस एरिया जो डिफाइन किया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एस, हम लोगों ने इसे सरफेस जो एरिया जो डिफाइन किया हुआ है डेल्टा एस डिफाइन किया हुआ है। ठीक, अब दो तरीके से हम लोग मान सकते हैं, हो सकता है सरफेस पे कुछ चार्जेस ट्रैप्ड हो, तो सरफेस पे अगर चार्जेस ट्रैप्ड होंगे तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रो एस के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, रो एस इंटू डेल्टा एस दैट विल बी चार्ज इनक्लोज्ड। इस तरीके से अगर हमें चार्ज इनक्लोज निकालना होगा तो रो एस इंटू डेल्टा एस से हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक, अच्छा, अब अगर यहाँ पर हम लोग इस तरीके से D1N डेल्टा एस, देखिए सेम डायरेक्शन में है, और वहीं DN2 डेल्टा एस जो है डेल्टा एस इसका क्या आएगा, इस बाहर की तरफ आएगा, भाई इसका AN कैप इधर की तरफ आएगा और इसका AN कैप तो इधर की तरफ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से DN1 डेल्टा एस या ऊपर की तरफ जाएगा और DN2 डेल्टा एस जो है ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक,
वहीं अगर आप इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करेंगे तो कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो सबके सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से आपका dn1 इंटू डेल्टा एस हम लोगों ने पॉजिटिव में मल्टीप्लाई किया है और dn2 इंटू डेल्टा एस जो है हम लोगों ने निगेटिव में मल्टीप्लाई किया, ठीक। तो इस तरीके से जब डेल्टा एस कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको मिलेगा dn1 माइनस dn2 इक्वल्स टू s। अब एक और कंडीशन हो सकती है कि सरफेस पे कोई भी चार्ज ट्रैप ना हो। अगर सरफेस पे कोई भी चार्ज ट्रैप नहीं होगा तो उस कंडीशन में रो एस विल बी इक्वल टू 0 एंड इफ रो एस इज इक्वल्स टू 0 तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं dn1 इज इक्वल्स टू dn2, ठीक है। तो dn1 इज इक्वल्स टू dn2 मीन्स अगर कोई भी चार्ज ट्रैप नहीं होगा तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में सरफेस पर कोई भी चार्ज ट्रैप नहीं होगा तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो भी आपका बाउंड्री पे अगर कोई भी चार्ज ट्रैप नहीं है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में नॉर्मल कंपोनेंट जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो इक्वल होगा। फिर इसे हम लोग एप्सिलॉन 1 en1 और एप्सिलॉन 2 en2 के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। अब अगर हम लोग इसे एंगल के फॉर्म में डिफाइन करें तो एंगल के फॉर्म में देखिए अगर हम लोगों ने यहाँ पर E1 को डिफाइन किया, ठीक है, और ये एप्सिलॉन 1 है यहाँ पर, ठीक है, E1 के फॉर्म में डिफाइन किया, ये देखिए ये हो गया आपका θ1, ठीक है, दिस एंगल इज θ1, ठीक है। और अगर हम लोगों ने यहाँ पर E2 डिफाइन किया, ठीक, E2 को हम लोगों ने यहाँ पर जो एंगल डिफाइन किया दैट इज इक्वल्स टू θ2, ठीक। तो यहाँ पर बताइए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आ जाएगा En1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा Et1, ठीक। तो Et1 इक्वल्स टू बताइए क्या हो जाएगा, Et1 विल बी इक्वल्स टू E1 साइन थीटा बिकॉज ये नॉर्मल कंपोनेंट होगा और En1 इक्वल्स टू बताइए क्या आ जाएगा E1 कॉस थीटा, ओके। अगर हम लोगों ने θ2 के लिए लगाया तो θ2 के लिए बताइए फिर से एक तरीके से ये टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा और फिर यहाँ पर एक नॉर्मल कंपोनेंट आएगा, ठीक। तो ये जो नॉर्मल कंपोनेंट आएगा ये होगा तो सॉरी टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो दिस विल बी कॉल्ड Et2 और यहाँ पर क्या कहलाएगा Et1, ये नीचे की तरफ डिफाइन होगा Et2, ओके। तो Et1 इज इक्वल्स टू बताइए क्या होगा, Et1 विल बी इक्वल्स टू E2 cos θ2 और यहाँ पर बताइए Et2 बताइए क्या डिफाइन होगा, दिस विल बी E2 साइन θ2, ओके। इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, बाउंड्री कंडीशन पे टेंजेंशियल कंपोनेंट इक्वल होंगे मतलब Et1 विल बी इक्वल टू Et2। तो इस तरीके से Et1 की वैल्यू जरा बताइए क्या है, Et1 E1 साइन थीटा है एंड Et2 क्या है E2 साइन θ2। तो E1 साइन θ1 विल बी इक्वल टू E2 साइन θ2, एक ये आ गया। और दूसरा अगर हम लोग यहाँ पर नॉर्मल कंपोनेंट की बात करेंगे तो नॉर्मल कंपोनेंट में dn1 विल बी इक्वल टू dn2, मतलब यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं dn1 मतलब एप्सिलॉन E1 cos θ1 एंड E2 cos θ2 या d1 cos θ1 d2 cos θ2 और एप्सिलॉन से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया तो इस तरीके से आ गया एप्सिलॉन 1 E1 cos θ1 एप्सिलॉन 2 E2 cos θ2। अब दोनों इक्वेशंस को जो a एंड b है अगर हम लोग उसे डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा बताइए, tan θ1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 1 विल बी इक्वल टू tan θ2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 2, ठीक। तो इस तरीके से tan θ1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 1 विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन r1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन r2, ठीक है। तो ये कहलाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बाउंड्री कंडीशन। लेकिन इसमें एक चीज़ एज्यूम की गई है क्योंकि dn1 इज इक्वल्स टू डायरेक्टली dn2 एज्यूम किया गया है। इसका मतलब हम लोगों ने ये ऑटोमेटिकली कंसिडर किया है कि सरफेस पे जो भी बाउंड्री कंडीशन थी उस पर कोई भी चार्ज ट्रैप नहीं था, मीन्स रो एस पावर इक्वल्स टू 0। दस इन जनरल केस एन इंटरफेस बिटवीन टू डायलेक्ट्रिक प्रोड्यूसेस बेंडिंग ऑफ फ्लक्स लाइंस। इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली θ1 θ2 चेंज होगा, θ2 θ1 θ2 चेंज होगा, इसका मतलब बेंडिंग आएगी फ्लक्स लाइंस में, कुछ न कुछ चेंज आएगा, कुछ न कुछ उनका पोलराइजेशन चेंज होगा, अनइक्वल पोलराइजेशन, ओके। तो इस तरीके से कुछ न कुछ पोलराइजेशन में चेंजेज आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब आता है कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री। तो कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री में आपको बता दें कि कंडक्टर में जो इनसाइड कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0 होती है, ठीक। डाइलेक्ट्रिक में हम लोगों ने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन की हुई है,
तो डायलेक्ट्रिक में हम लोगों ने क्या किया, उसके दो कंपोनेंट डिफाइन किए। एक तो हम लोगों ने टेंजेंशियल कंपोनेंट डिफाइन किया और फिर नॉर्मल कंपोनेंट ई वाले का डिफाइन कर दिया। फिर वही हम लोगों ने ए बी सी डी ए, आप किसी भी तरीके से पात लीजिए, आप ऊपर से लीजिए या नीचे से लीजिए, ठीक है, इक्वेशन सेम ही आएगा, ठीक। फिर वही हम लोग पहला काम करेंगे। पहला काम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस विल बी इक्वल टू 0। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस में आप कहीं से भी बढ़िए, ए से बी गए तो कुछ नहीं, बिकॉज 0 डॉट डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ आपने ई डॉट डी एस लगाया, ई डॉट डी एल लगाया, ई डॉट डी एल विल बी इक्वल टू 0। कहाँ पर कौन से पाथ पर लगा रहे हैं, ए बी सी डी, ए पे लगा रहे हैं, ए से बी गए, ए से बी में यहाँ पर चूँकि कोई भी डेल्टा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। फिर हाफ वाले में भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो 0 इंटू डेल्टा एच बाई 2। अच्छा, उसके ऊपर वाले में सेम डायरेक्शन में ई एन 1 इंटू डेल्टा एच बाई 2। अच्छा, सेम डायरेक्शन भी है दोनों की, ठीक है, क्योंकि ये भी वो अप की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आ जाएगा ई टी 2 इंटू डेल्टा डब्ल्यू, ई टी इंटू डेल्टा डब्ल्यू, ठीक। फिर ऐसे यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक, क्या आ जाएगा, ई एन 1 डेल्टा एच बाई 2, ठीक। ये देखिए डेल्टा एच बाई 2 यहाँ पर आएगा, ठीक, चूँकि यहाँ पर ई एन 1 जो है ऊपर की तरफ है और यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा, तो ई एन डेल्टा एच बाई 2 और फिर वही नीचे वाले में -0 हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि ऐसा है, हम लोग ने जो पाथ लिया है बहुत ही थिन पाथ लिया है, मीन्स डेल्टा एच विल बी टेंडिंग टू टुवर्ड्स 0, तो हम लोग इसे कह सकते हैं ई टी विल बी इक्वल टू 0। अच्छा, पहले भी अगर हम लोग सोचें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 ही होना चाहिए था, तो ई टी मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि ई टी 1 यहाँ पर 0 था, तो ऑब्वियसली ई टी 2 भी 0 होना चाहिए था। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा ई टी विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर हम लोग नॉर्मल फील्ड कंपोनेंट की बात करें, तो नॉर्मल फील्ड कंपोनेंट के केस में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या लगाओगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस विल बी इक्वल टू आप क्यू इनक्लोज लगाओगे, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे वाले में तो कुछ नहीं आएगा, ऊपर वाले में ही आएगा, तो क्या आएगा, डी एन इंटू डेल्टा एस दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज। तो यहाँ पर डी एन डिवाइडेड बाई डेल Q enclosed divided by delta S. So Q enclosed divided by delta S will be equals to rho S. So dN will be equals to rho S. dN will be equals to rho S. तो इस तरीके से नॉर्मल फील्ड कंपोनेंट जो है वो हो जाएगा dN इक्वल्स टू rho S के इक्वल हो जाएगा, ठीक। नॉर्मल फील्ड कंपोनेंट विल बी इक्वल टू dN इक्वल्स टू rho S, ठीक है। सो स्टैटिक कंडीशन में इस तरीके से कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। पहला कंक्लूजन ये है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट विद इन कंडक्टर इफ रो बी इज इक्वल्स टू 0 देन डेफिनेटली ई विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। एंड सिंस ई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, सो दैट देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। सो कंडक्टर इज ए इक्वी पोटेंशियल बॉडी, तो पूरा का पूरा कंडक्टर हम लोग इक्वी पोटेंशियल बॉडी ही कंसिडर करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सटर्नल टू द कंडक्टर एंड नॉर्मल टू द सरफेस। तो इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उसमें कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं रहेगा, देखिए टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 हो गया है। और नॉर्मल कंपोनेंट कैसा रहेगा, नॉर्मल कंपोनेंट डी एन इक्वल्स टू रो एस होगा, या फिर रो एस अपॉन एप्सिलॉन से आप लोग ई नॉर्मल कंपोनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर फ्री स्पेस के केस में सारी का सारा बाउंड्री कंडीशन डिस्कस करें, तो फ्री स्पेस के केस में ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू हो जाएगी 1, बाकी सारी की सारी कंडीशन सेम रहेगी। जैसे ई टी की वैल्यू देखिए यहाँ पर 0 है और ई एन की वैल्यू क्या हो गई है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू पे जस्ट हटा दिया है, ई नॉट इंटू ई एन आ गया है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू रो एस। सो यहाँ पर ई एन विल बी इक्वल्स टू रो एस बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से यहाँ पर ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बाउंड्री कंडीशन है डिफरेंट कंडीशंस में, चाहे वो आपका डायलेक्ट्रिक इंटरफेस हो, फिर डायलेक्ट्रिक कंडक्टर इंटरफेस हो, या फिर कंडक्टर फ्री स्पेस इंटरफेस हो, बिकॉज फ्री स्पेस इज ऑल्सो अ डायलेक्ट्रिक, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया और उसे हम लोगों ने कंक्लूड किया कि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होता है वो डायलेक्ट्रिक इंटरफेस पे इक्वल होता है, वही नॉर्मल कंपोनेंट इक्वल हो डीएन का इक्वल होता है, ठीक। और वो इक्वल नहीं भी हो सकता है, अगर कोई चार्ज जो होगा वो इंटरफेस पे प्रेजेंट होगा। वहीं अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं रहेगी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायलेक्ट्रिक में प्रेजेंट रहेगी उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट भी प्रेजेंट नहीं रहेगा, बस नॉर्मल कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा। और नॉर्मल कंपोनेंट जो होगा वो सरफेस पे जो चार्ज ट्रैप होगा उसके रो एस डिवाइड बाई एप्सिलॉन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ओके। और वही फ्री स्पेस हो जाता है तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर की में हम लोग एप्सिलॉन आर की जगह हम लोगों को 1 पुट करते हैं। थैंक यू।